नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी की पराजय के बाद प्रदेश बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीट जीतने वाली बंगाल बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 70 रह गई है। इसके बाद सांसदों में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके मुकुल राय जैसे नेताओं के बाद पार्टी छोड़ने के बाद अब बंगाल बीजेपी के बैरकपुर से सांसद और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह की बगावत ने बंगाल बीजेपी के पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। अर्जुन सिंह ने आज टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में घर वापसी कर ली है। बंगाल बीजेपी के नेता जिस तरह से पार्टी छोड़ रहे हैं उससे बीजेपी की ममता बनर्जी से लड़ाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर पार्टी को संगठित होकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई करने का आह्वान किया था। लेकिन उनके दौरे के कुछ दिनों के बाद ही अर्जुन सिंह के इस्तीफे से फिर बंगाल बीजेपी नेतृत्व को लेकर सवाल उठ खड़ा हुआ है। बीजेपी छोड़ने का कारण मैंने 10 दिन पहले बता दिया था कि बीजेपी में चेयर है, पाव नहीं है, कलम है, स्याही नहीं है, इसलिए बीजेपी छोड़ना पड़ रहा है। बंगाल जमीन स्तर पर राजनीति करना पड़ता है, जिसके हम लोग भी सहयोगी हैं। यहाँ जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण, हमारे नेता ज्योति प्रिय मल्लिक जी, ये बहुत नीचे स्तर से हम लोग लड़ाई लड़कर सीपीएम को यहाँ हराए हैं और बहुत सारे लोगों को हमने खोया है, बहुत सारे जुल्म सहे हैं, बहुत सारे हम लोग के दोस्त मित्र हम लोग के साथ आज नहीं है। लेकिन बंगाल में जमीन स्तर पर जो नहीं लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर फेसबुक से राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए बंगाल बीजेपी का दिनों दिन जो ग्राफ गिर रहा है उसका यही कारण है। जो विश्लेषक होते हैं राजनीतिक परिस्थिति को जो समझ नहीं सकते हैं, अगर हम राजनीतिक परिस्थिति को नहीं समझे, चुनाव को नहीं समझे, बूथ पर लोग नहीं रहेंगे, बूथ पर लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, सिर्फ आलोचना करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में सिर्फ गलत बात कहेंगे, तो इससे बंगाल चुनाव जीतना आसान नहीं होता है। बंगाल के बाहर का चुनाव और बंगाल के चुनाव में बहुत अंतर होता है। लगातार बंगाल में विरोध चरम पर और बीजेपी डैमेज को कंट्रोल करने में असफल, एक के बाद एक। अब पहले बाबुल गए और अब अर्जुन सिंह की खबर ने बीजेपी को चौंका दिया है। कई दिनों से विरोध कर रहे थे, लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से जो जमीनी स्तर की हकीकत थी उस पर शायद एक खुली चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन शायद जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है वही आरोप शायद इस बार बंगाल में साबित हो रहा है बीजेपी पर कि बाबुल सुप्रियो के बाद बड़ा झटका अर्जुन सिंह का चले जाना, तमाम चीज़ें अब अर्जुन के तीर ममता के लिए चलेंगे। निशाना बीजेपी का कमज़ोर, क्योंकि अर्जुन लगातार बगावत कर रहे थे और फिर उसके बाद अब ममता की सरपरस्ती में उनका चला जाना निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए फ़ायदा और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए एक संदेश कहीं ना कहीं कि जो लोग बंगाल में सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, बहुत उनके लिए कहीं ना कहीं एंटी इनकम्पेंसी डेवलप होती जा रही है कि आखिर जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व में जो लोग भेजे जाने हैं उनका स्थानीय स्तर पर सुरक्षित होना और उनके भीतर एक विश्वास कायम करने में शायद भाजपा नाकाम रही है। और 2 सांसदों का चले जाना इसका सर्वोच्च उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कैडर बेस पार्टी, विचारधारा की पार्टी, लेकिन इस बार बंगाल में फिर से चूक, और अब इस चूक को किसके ऊपर देखा जाएगा।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भाजपा, पीयूष पंत, राजनीतिक विश्लेषक, सुमित मेहरोत्रा टीएमसी से। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शब्द तो बहुत है आपके पास, लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से राष्ट्रीय नेतृत्व रूबरू नहीं हो पा रहा था। अमित शाह के दौरे के बाद लगातार जो विरोध चला आ रहा था, 2 सांसद अब पश्चिम बंगाल में छोड़ चुके हैं बीजेपी को, और अब अर्जुन के तीर ममता के लिए चलेंगे, आपके लिए नहीं चलेंगे। और हो सकता है इतनी बड़ी पार्टी आपको धक्का नहीं लगा हो, कोई दुख नहीं पहुंचा हो। आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते रहें हमेशा, लेकिन मुस्कुराहट उन लोगों के होठों पर भी आना ज़रूरी है जो लोग आप पर यकीन करके, आपके साथ आपका झंडा बुलंद करके पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक इस भरोसे पहुंचे थे कि वो सुरक्षित रहेंगे। ज़मीनी स्तर पर उनकी लड़ाई को मजबूत किया जाएगा, लेकिन वो लड़ाई मजबूत नहीं हुई और अब अर्जुन को अपने घर लौटना पड़ा। परिपक्व नेता हैं, गलत किसी जिसको कहते हैं कि गलतफहमी में उठाया हुआ कदम नहीं है, बड़ा सोच समझ के उठाया हुआ कदम है। देखिए त्रिशूल जी, 2 हफ्ते पहले मैं उनका एक लेटर देख रहा था, ममता बनर्जी को उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जूट इंडस्ट्री के लिए जो प्राइसिंग रखी गई है उससे बड़ा डिस्टर्बेंस है, ममता बनर्जी को इंटरवेंशन करना चाहिए। मैंने उस लेटर को 3-4 बार पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने कुछ पीयूष गोयल जी की मिनिस्ट्री से जानकारी लेनी चाहिए। आपने तो पीयूष गोयल जी से ली थी, लेकिन हम पीयूष पंत जी से लेंगे जानकारी, वो बताएंगे हकीकत। हाँ, पीयूष पंत जी से ले लीजिए। हाँ। तो मैं उसके बाद उन्होंने वो चिट्ठी आसाम के भी, उड़ीसा के भी सीएम को भी लिखी उस पर, और फिर उनको दिल्ली भी बुलाया गया और उनको पीयूष गोयल जी से बात भी कराई गई, उनकी समस्या क्या थी समझ में आई। पर जब ओवरऑल समझ में आया तो उनको कोई एक बहाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का, ये समझ में आया। ये है बात, मूल बात ये है कि बहाना चाहिए था। मतलब जो व्यक्ति पिछले 30 साल से राजनीति कर रहा हो, परिपक्व, और वो कहीं नेतृत्व परिवर्तन करे और ये माने कि नहीं भाजपा में वो काम हो सकता है जो कहीं नहीं हो पाया। लेकिन चलिए, आपने बहाना बता दिया है, मैं आऊँगा आपके पास। सुमित मेहरोत्रा जी, आप तो मुस्कुराइए, अट्टहास कीजिए आप तो। लेकिन जो अट्टहास कर सकते हैं ना, ये केवल बंगाल के भीतर ही कर सकते हैं, देश में नहीं कर सकते, क्योंकि देश में आपने अपनी छवि को नहीं सुधारा है। कल भी 24 परगना में बम के बम बरामद हुए हैं। अब आप कुछ भी मुलम्मा कुछ भी चढ़ा लेना अपने बयान में, लेकिन जो सवाल शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से था, वही सवाल सुमित जी आपसे है कि भले ही सांसद तोड़ लें, लेकिन वो यकीन कहाँ से लाएंगे, वो हिम्मत कहाँ से लाएंगे जो बीजेपी ने हासिल की है, जो बीजेपी के पास है। देखिए, ये कोई हासिल नहीं करी है। और जो अर्जुन सिंह जी हैं, वो 2019 के चुनाव के बाद जिस तरीके से चुनाव हुए थे, उसके बाद इन्होंने एक लेटर और लिखा था सरकार, इन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि हमारी गवर्नमेंट केवल योजनाएं बनाती है, उस पर अमल नहीं करती है। तो लेटर भी मेरे पास होगा, वो मैं आपको दे दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं मुझे उस लेटर की। अब लेटर का क्या करेंगे जब अर्जुन सिंह ही चले गए? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्हें घुटन महसूस हो रही थी कि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे उन्हें रोका जा रहा था, नहीं काम करने दिया जा रहा था। तो आज उन्होंने निर्णय ले लिया, और अभी कुछ ऐसे और साथी हैं इनके साथ में, कई सांसद हैं, वो निर्णय लेने वाले हैं। मैंने उससे पहले आपके ख्याल में बैठ के ये बात कही है कि थोड़ा समय कुछ तो सुमित जी बीजेपी में वो काम नहीं कर पा रहे थे, और कुछ वहां पे काम करने नहीं दे रहे थे उन्हें। ये भी एक डर हो सकता है। नहीं, देखिए उन्हें खुद मालूम है कि आज हम कहाँ पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल, आपकी बात कहते हैं कि आप कहते हैं कि आप पश्चिम बंगाल में ही आप रहेंगे, सीमित रहेंगे। अरे साहब, सांसद है, अभी एक एक करके कई लोग आने वाले हैं। थोड़ा समय आप रुकिए, चुनाव नजदीक है, कई सांसद ऐसे। ठीक है, बिल्कुल। पीयूष पंत जी, दरअसल क्या लगता है कि एक बार उत्थान की ओर अग्रसर होता है दल, लेकिन धीरे धीरे मूल्यांकन के पश्चात फिर अवरोध आने लगते हैं,
और अवरोधों से धीरे धीरे ये भी पता चलता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुर्घटना हो रही है और दुर्घटना में क्या क्या हानि हो रही है और क्या क्या क्षति हो रही है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ाई और ऐसी दौड़ाई कि पूरे देश में उदाहरण बना दिया। कमाल का काम किया बीजेपी ने बंगाल में। लेकिन अब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं छोटी छोटी, पहले तो बाबुल रूठ गए और अब अर्जुन तीर चलाएंगे ममता के लिए और निशाना बीजेपी का कमज़ोर कर गए। क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़े चिंतन की आवश्यकता है भाजपा को इस समय या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी जो है कि चिंतन की जरूरत है, क्योंकि अभी कांग्रेस ने भी चिंतन शिविर लगाया। कम से कम भाजपा को जो है कि बंगाल के संदर्भ में अपना चिंतन शिविर लगाना चाहिए। हालांकि वो राजस्थान के संदर्भ में वो लगाने जा रहे हैं, वहाँ के चुनाव को नहीं करें। तो देखिए, चुनाव जीतना ही जो है भारतीय जनता पार्टी का चिंतन का हिस्सा होता है। वही रणनीति तय करते हैं चुनाव जीतना। और बंगाल के चुनाव के पहले पूरा माहौल बनाया गया, आपने देखा था, सबने देखा था किस तरह से पूरी ताकत झोंक दी गई थी वहाँ पे। और सारे पूरा कैबिनेट जो है, केंद्रीय कैबिनेट जो है वहाँ उतर गया था पूरा। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो इस बार जो सरकार बना ही लेगी, लेकिन जनता ने नकार दिया, बंगाल की जनता ने वहाँ। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें अभी है नहीं बंगाल में, ये समझना होगा इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो इंपोर्ट करती है नेताओं को, और यही उन्होंने किया। बहुत तेजी से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इंपोर्ट किए नेता, उन्होंने कांग्रेस से किए उन्होंने। और वो जो है कि यहाँ तक कि सीपीएम के भी जो नेता है उनको भी उन्होंने इंपोर्ट किया और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें उनको सफलता उतनी नहीं मिली, क्योंकि अभी काडर वो उनका डेवलप हुआ नहीं है वहाँ पे। अभी जो है कि संघ सफल नहीं हुआ है। अभी उन्होंने काडर भी उधार का लिया है। उन्होंने जो है कि लेफ्ट का जो काडर था वहाँ पे उसको ले लिया, तृणमूल कांग्रेस से कुछ काडर ले लिया। तो उसकी वजह से जो है कि आपने देखा कि हिंसा भी हमने बहुत देखी थी इस बंगाल के चुनाव में। तो तीसरी बात देखिए चंद्रशेखर जी, ये है कि जो ये तो मैंने बताया आपको भाजपा की कमजोरी, क्योंकि वहां संगठन के रूप में बहुत ज्यादा कमजोर है इनका संगठन। उसके लिए कोई अभी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका एक मकसद था बंगाल में सत्ता में आना, लेकिन उसमें वो असफल हो गए। अब वहां पे संतोष पैदा हो रहा है। वहां पे जिस तरह से इंपोर्ट करके इन्होंने नेताओं को बैठा दिया है, वो सब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो आपके काम का कोई ऑडिट नहीं करती है, काम को कोई नहीं देखती है। यही देखिए, आपके क्या नाम इसके अभी पिछले साल जो है कल्याणी गए थे छोड़ के, उन्होंने यही आरोप लगाया था। अभी जो सांसद अर्जुन सिंह है, उन्होंने भी यही बात कही है कि आपके काम का कोई महत्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए एक वहां पे सफोकेशन की स्थिति बनती है। तो ये चीजें हैं जिसको चलते हुए अब लोग जो है कि एक मोह भंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है। और निश्चित रूप से देखिए, अगर आइडियोलॉजी के तहत कोई जुड़ाव होता है तो आदमी जुड़ा रहता है, लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी के तहत लोग डिफेक्ट होते हैं और पहुंचते हैं पार्टियों में, तो उसके बाद जो है कि पार्टी उनको फिर जब चुनाव चला गया, सत्ता में नहीं आए, तो स्थिति वैसे ही खराब हो जाती है। तो कोई पार्टी पूछती नहीं है उस तरीके से। और जो लोग थे, आप देखिए, जिसे सुप्रियो का क्या हाल हो गया, केंद्रीय मंत्री थे, दोबारा रिशफलिंग में उनको नहीं रखा गया, उनका मोह भंग हो गया, वो पार्टी छोड़ के चले गए तृणमूल कांग्रेस में। तो ये चीजें जो है कि देखिए, एक तो ये बात है कि जो आजकल के जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, वो बहुत ज्यादा अवसरवादी हो गए हैं। उनको सत्ता चाहिए, हर हालत में सत्ता चाहिए। और यही कारण हमने देखा कि जब बंगाल में लगा कि शायद भाजपा जो है वो आएगी, सत्ता में आ जाएगी, तो बहुत से टीएमसी के जो नेता थे वो छोड़ के जो है कि एक भगदड़ सी मची थी और भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। अब वही स्थिति हो रही है, उल्टी हो रही है, भाजपा आई नहीं सत्ता में। आप देखिए, तमाम पहले जो था सिलसिला था जो है कि वो एमएलएस का चला था चुनाव के बाद ही, पिछले मई के बाद ही, और उसके बाद अब सांसदों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। और अभिषेक बनर्जी ने तो पिछले साल कहा भी था कि आप देखिए, बहुत सारे बीजेपी के जो है एमएलए हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हमने भी अपने दरवाजे नहीं खोले हैं। जिस दिन हम अपने दरवाजे खोलेंगे उस दिन जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनके सारे जो विधायक टीएमसी में दिखाई देंगे। तो ये स्थिति है बंगाल में। तो कहने सुनने और की इसका बातें कारण हैं वही मैं फिर कहूंगा चंद्रशेखर जी
कि जो जितने भी राजनेता हैं उनका कोई आइडियोलॉजिकल जो है कि अटैचमेंट नहीं है, उनका कोई उनका सिर्फ ठीक है सत्ता में आने की जो पीयूष जी, मैं उनकी आपसे लालच जवाब रहता लूंगा, है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। पीयूष पंत जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा को बंगाल को लेकर बड़े चिंतन की आवश्यकता है इस समय? देखिए, निश्चित रूप से जिस हिसाब की स्थितियां बन रही हैं, तो एक गहरा चिंतन करने की जरूरत है वहां पे। लेकिन अभी चूंकि चुनाव नहीं है वहां पे, भारतीय जनता पार्टी जो है कि देखिए चुनाव के टाइम में जो है कि वो सुपर एक्टिव हो जाती है, और अभी उनके लिए जो है कि पहली प्रेफरेंस है जो गुजरात का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, खासकर राजस्थान का चुनाव, जहां पे उनको इस बार कांग्रेस की सत्ता है, उसको हटाना है। हालांकि वहां पे राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी होता रहा है, तो उस हिसाब से तो बीजेपी का वैसे ही जो है इस बार चांस बनती है। लेकिन फिर भी बीजेपी जो है वहां पे जिस तरह से ध्रुवीकरण कर रही है, तो उसके पूरी फोकस जो है इससे बंगाल अभी जो है साइडलाइन में है। लेकिन मुझे डर ये है कि देखिए चंद्रशेखर जी की अगर इसी तरह साइडलाइन करते रहेंगे तो फिर इनके लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बंगाल उत्तरी भारत नहीं है। बंगाल का देखिए जनमानस दूसरी तरह का है, वहाँ के जो एक लोग हैं उनकी सोच दूसरी किस्म की है, और वहाँ पे बहुत समय तक जो है कि वो वामपंथ का बोलबाला रहा है। वहाँ 27 से 28 साल जो है वामपंथ की सरकार रही है, तो उस तरीके से जो वहाँ पे अभी भी लोग और जो वहाँ का भद्र लोग है वो अभी दूसरी तरीके से सोचता है। वो वहाँ का एक कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे बिना उन चीज को समझे हुए बंगाल को, वहाँ के आइकन को जो है उन्होंने हाईजैक करने की कोशिश करी। वहां पे वायलेंस पैदा हुआ, क्योंकि वही कैडर जो था तृणमूल का, जो सीपीएम का जो कैडर था, जो उसको ले लिया। इसीलिए हमने देखा कि हिंसा बहुत ज्यादा हुई वहां पे तृणमूल और भाजपा में, जो आपस में जिससे टकराहट हुई उसको मैं आता हूं पीयूष जी, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन उनको निश्चित रूप से भाजपा को अगर बंगाल में फिर से वापसी करनी है, वापसी मेरा मतलब है सत्ता में आने की अगर सोचना है, तो निश्चित रूप से, और इस डिफेक्शन को रोकना है, जो नेता उनके बड़े बड़े छोड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने संगठन को वहां मजबूत करना होगा। वहां के जो लोकल लोग हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल। और वहां पे अभी भी भाजपा में जो है आपस में खींचतान बहुत है, संगठन के स्तर पे भी ये बात भी वहां सामने आई है कि संगठन में आपसी खींचतान बहुत है। ठीक है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए इतिहास लिखा गया तो ये भी लिखा गया कि सिकंदर विश्व विजेता लगातार बढ़ता चला आ रहा था, लेकिन झेलम पर आकर हार गया, झेलम पर आकर फंस गया। ऐसे ही इतिहास जब लिखा जाएगा आने वाले दशकों में, सदियों में, तो ये भी लिखा जाएगा कि भाजपा पूरे उत्थान की ओर अग्रसर थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाके जाने क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एक बड़ा गतिरोध उत्पन्न हो गया। ये क्यों हो रहा है? अमित शाह की यात्रा पश्चिम बंगाल में होना और बाबुल का चले जाना, फिर अर्जुन सिंह का चले जाना, क्या लग रहा है आपको? ये जो पीयूष पंत जी ने कहा कि विचारधारा और अवसर, एक समय था जब विचारधारा के लोग सम्मिलित हो रहे थे भाजपा में, और वर्तमान दौर ऐसा लगता है कि अवसरवादी लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा में, और उनको अवसर के मायने कहीं ना कहीं हानि लाभ से जोड़ के अगर वो देखते हैं और समझ में नहीं आते हैं तो भाजपा छोड़ के चले जाते हैं, और अवसर में अगर उन्हें लाभ होता है तो रुक जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ? मेरा तो सवाल है आपसे, जवाब तो आप ही बताएंगे कि हाल बात क्या है। दो चीजें हैं। पहला कि पूरे भारत में जब आरएसएस पूरे भारत में फैल रहा था, तो हम वेस्ट बंगाल में उसको स्प्रेड करने में कामयाब नहीं रहे। यदि आप 1925 से लेके आज तक का इतिहास देखोगे तो, और उसके बाद क्या हुआ, एक बीच का इतिहास में बता दूं क्या शुभेंदु जी? बीच का इतिहास थोड़ा सा आपको याद दिला दूं क्या? बताइए ना। नहीं, आपकी अगर आज्ञा हो तो दिला दूं। हाँ बताओ ना। एक टीम जब अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और ये तमाम लोग जब बीजेपी में थे, तब एक टीम गई थी प्रमोद महाजन के नेतृत्व में कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे चल रही है इतनी लंबी, और उसका अध्ययन करने। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि वो रिपोर्ट ही बाद में कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में कहीं
अंदर खाने में पूरी व्यवस्था हुई और उस रिपोर्ट को बड़े गौर से रखा गया और उसका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया कि सरकार कैसे चल रही है, शायद अगर आपको याद हो तो। अब आप अपना जवाब रखो। सुन जी, मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। जब संघ ने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को मजदूर संघ बनाने के लिए कहा तो उन्होंने खुद जाके कामरेड के बीच में काम किया कि वो किस तरीके से मजदूरों के बीच के यूनियंस को चलाते हैं। और कई वर्ष काम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि वो गए हफ्ता 10 दिन लगाया और समझ के चले आए। ठेंगड़ी जी का मैं नहीं ले रहा हूँ ना, मैं तो प्रमोद महाजन, दिवंगत प्रमोद महाजन और मैं उसी के लिए मैं उसी को बता रहा हूँ। हमने एक विचारधारा थी जो हमारी राइट विंग की विचारधारा थी, संघ की विचारधारा थी, उसके बिल्कुल उलट विचारधारा वेस्ट बंगाल में और केरला में हमारी रही है। ये दो स्टेट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे। हमारा कैडर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया विचारधारा के साथ। हमने ये चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जो हमारा कैडर जहां नहीं था वहां पर हमको यदि कोई बाहर से कैडर मिल रहा था तो हमने लिया भी, हमने एक्सेप्ट भी किया। हमने बहुत मुश्किल से और बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा और उस चुनाव में हमने एक ऐसी स्थिति बनाई कि हम वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ सकते, वरना 2-4 सीटें से ज्यादा हमारी सीटें नहीं आती थी। अब आप देखो, उस समय पर जिन लोगों को ऐसा लगा कि ये लोगों के माध्यम से हम लोग बढ़ सकते हैं और इनकी सरकार आ सकती है या और कुछ इस तरीके के लालच, वो लोग चले आए हमारे पास। बाबुल सुप्रियो को भी हम कह सकते हैं। अर्जुन सिंह के विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरे को कहना ठीक नहीं आपके। परंतु जब इनको वो अवसर नजर नहीं आया, इनको लगा कि यार हम एक खास खाली एमपी बन के रह गए और जहाँ पे हमको रहना है वहां पर हमको रोज ममता बनर्जी और उनके द्वारा उनके बहुत सारे गुंडे और हमारा भविष्य तो वेस्ट बंगाल में ही है। मैं यही देख रहा था, ये वो शब्द आपने उपयोग नहीं किया, ये बहुत देर में आप देखिए, मैं बताता हूँ, दो ही तरीके से लोग छोड़ते हैं। एक तो उनको कोई बड़ा लालच दे दिया जाए या उनको एक बड़ा वो डरा दिया जाए। अच्छा, अब सुनिए शुभेंदु जी, अब आपने ये कहा कि दो ही तरह से लोग पार्टी छोड़ते हैं, या तो डरा दिया जाए या लालच दे दिया जाए। तो ये भाजपा में जो आते हैं कांग्रेस छोड़ के, इनका क्या रहता है प्रोसीजर? इनका एक तीसरा कारण भी है, इनका राष्ट्रवाद। उनको जिस नाव में बैठे हैं उनको लगता है ये नाव डूबने वाली है। अच्छा, तो बगल की नाव में और चले आते हैं। चौथा कारण राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद में तो हार्दिक पटेल आए, तो आप कहते रहे हार्दिक पटेल ने लिखा था 4 दिन पहले कि 370 समझ में आ गई। 2 कारण बताए ना, इसलिए मुझे लगा कि यही 2 कारण है कि आप पार्टी छोड़ने के। तो ये तो बड़ी हैरानी की बात है, जो कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं तो फिर ये इन्हीं 2 कारणों से आ रहे हैं। लेकिन आपने खुलासा कर दिया बाद में खुलासा कर दिया। जी ठीक है, पीयूष पंत जी जी, देखिए, बड़ा खुलासा किया इस समय शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कि 2 कारणों से छोड़ के आते हैं पार्टी में लोग। लेकिन फिर तीसरा भी बताया उन्होंने बात कि जब नाव डूब रही हो तो। लेकिन दरअसल बीजेपी क्यों छोड़ रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे, ये समझाइए। ये सही, आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़ा अनुभव है आपको जमीनी स्तर पे, ये हमें समझाइए। 18 करोड़ की पार्टी और इतनी विश्वव्यापी पार्टी और पूरे देश में अग्रणीय पार्टी, क्यों छोड़ रहे हैं बीजेपी? उनको ऐसा क्या दिख रहा है टीएमसी में, ये बताइए आप जरा। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा चंद्रशेखर जी की, खुद जो है जो लोग छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो आपके काम की कोई पूछ नहीं होती है, आपके अच्छे काम की कोई पूछ नहीं होती है। तो एक मोह भंग हुआ है, एक वो कारण इसका है, दिखाई दे रहा है। दूसरा ये लगता है कि लोगों को कि आने वाले समय 2024 का चुनाव, अब देखिए जो भी इस तरह की चीजें हो रही हैं डेवलपमेंट्स, उसको आप देखिएगा थोड़ा 2024 के संदर्भ में। लेकिन देखिए पीयूष जी देखिए, ये जवाब तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बना देते हैं, विप्लव देव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हेमंत विश्व शर्मा आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया है और उनकी वरीयता, उनके कद और उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान दिया है। तो फिर ये बात कैसे हम माने, बताइए आप जरा। नहीं तो देखिए,
अभी तो क्या है कि बंगाल का तो चुनाव हो गया ना, बंगाल में तो विपक्षी भूमिका में है। अब जो मैंने पहले भी जैसे आपसे कहा कि कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो लोग टीएमसी से आए भाजपा में, वो भी एक अपॉर्चुनिटी देख के आए कि जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो भी मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब वो अब नहीं हुआ तो उनको लगा कि अब तो यहाँ 5 साल पैसे ही पड़े रह जाएंगे, तो क्या फायदा है, इस तरफ उस तरफ जाया जाए। यहाँ पे बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो और दूसरा, आपकी पार्टी आपका कितना सम्मान करती है, वो भी एक कारण होता है। कहीं ना कहीं मोहभंग होता है कि आपकी पार्टी जब आपको पूछती नहीं है चुनाव के बाद, जब जो है कि, और आप अलग थलग पड़े रहते हैं, या तो आपको कोई पद मिल रहा हो तब आप एक्टिव बने रहते हैं, और नहीं तो आप अलग थलग पड़े रहते हैं, तो एक मोहभंग की स्थिति पैदा होती है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये भी आपकी बात कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार पूरे देश में और राज्य दर राज्य जो है कि वो जीत हासिल कर रही है, उसके लिए उसमें ऐसा कैसा हो रहा है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो एक तो देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप इंपोर्ट करेंगे लोगों को, तो वो स्थिति बनेगी कि लोग छोड़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आपके साथ हैं। ज्यादातर जो है इंपोर्ट किए हुए हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बहुत सारे इंपोर्ट किए हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को जो जिनको किया है उनको जो है उन्होंने पद भी दिए हैं। इसलिए जब तक पद है तब तक वो भारतीय जनता पार्टी में है। जिस दिन पद उनके हाथ से निकल जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कर देंगे। ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट करने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, उसके माध्यम से आपको सत्ता में आने की जो एक लालसा पैदा है भारतीय जनता पार्टी में, उसी का मुझे लगता है परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि बंगाल में क्योंकि जो नेता चले गए टीएमसी से, उसमें उनको लगता है कि अब ये स्थिति है नहीं, यहाँ भाजपा में बहुत कुछ फिलहाल बंगाल के संदर्भ में। लेकिन तो पीयूष जी छोड़ के जा रहे हैं पीयूष जी, ये बात हम सब नेताओं से सुनते हैं, ये कॉमन, हर पार्टी के साथ ऐसा होता है। पीयूष जी, एक सवाल मेरा कि ये हम जब भी कोई नेता छोड़ के जाता है, हम ये सुनते हैं कि इस पार्टी में सम्मान नहीं था, उस पार्टी में सम्मान नहीं था, और सभी पार्टियों में फिर अगर सम्मान नहीं है तो फिर ये जा क्यों रहे हैं और आ क्यों रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। पीयूष पंत जी, हमेशा ये सवाल सामने आता है, इस पार्टी में सम्मान नहीं था, और जिस पार्टी में जा रहे हैं उसमें भी सम्मान मिलने वाला नहीं, ये भी पता है अच्छी तरह से, और इन दोनों पार्टियों में तो कोई सम्मान की अपेक्षा करे भी ना, तो फिर क्योंकि एक पार्टी में तो राष्ट्रवादी हैं और एक में कट्टर बिल्कुल अनुयायी चाहिए, वह कार्यकर्ता की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये सम्मान के लिए आना जाना क्यों हो रहा है? ये बड़ा एक विचलित कर देने वाला प्रश्न है। देखिए, जैसे अभी अगर आप ध्यान दीजिए अर्जुन सिंह का, तो अर्जुन सिंह का ये कहना था कि साहब उन्हें बंगाल में काम नहीं करने दिया जा रहा भाजपा के द्वारा, और उनका खासकर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जूट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ को जो है जूट के प्रोडक्शन के लिए या उसके बेहतर के लिए जो है कोई केंद्र सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं ला रही है, कोई मदद नहीं कर रही है। तो उनका एक मोहभंग हुआ उससे, जो है कि उनको लगा कि मैं जो है कि अपनी ही लोगों के बीच में, जो अपने मतदाता हैं उन्हीं के बीच में जो है कि एक कहीं न कहीं जो मैं है आपको बता दूं, ये झूठ के तो बहाने हैं। सत्ता के लाल कालीन पर आना था, कहीं ना कहीं झूठ तो बहाना है, ठीक है। सत्ता के लाल कालीन पर आना होगा, बैठ नहीं पाई होगी बात, इसलिए इधर नहीं तो इधर सही। वो इराक से जब लड़ाई हुई थी तो भारत में कहा जाता था सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश, तो उसी तरह से अर्जुन सिंह के लिए है। मैं आऊँगा आपके पास लौटकर। सुमित मेहरोत्रा जी, सुमित मेहरोत्रा जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी। सुमित मेहरोत्रा जी, क्या कर लेंगे इतने सांसदों को लेके? सरकार वरकार तो बनने वाली नहीं दिल्ली में, क्या कर लेंगे सांसदों को जिता जिता के 3 लाख से ज़्यादा वोटों से एक सांसद तोड़ के? ये अर्जुन वो थोड़ी हैं जो सत्ता में सीधा निशाना लगा दे दिल्ली की सत्ता में, हैं? क्या कर लेंगे बताइए जरा। देखिए, संख्या बल तो कहीं ना कहीं कमजोर हो ही रही है। सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट से चाह रही थी बंगाल में करना, हमें करना, वो आज खुद कमजोर होते चले जा रहे हैं। आज इसके सांसद या विधायक संतुष्ट नहीं है इसमें पार्टी में। आप उठा के देखेंगे, मैं अभी की बात नहीं, 2021 के बाद से भी जब चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल का, तब भी इनके यहाँ
इनकी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, इनके कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। जो नेतृत्व मिलना चाहिए वो नेतृत्व नहीं मिल रहा है बंगाल के अंदर आज, तो इसलिए पार्टी लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। आज उन्हें विश्वास है कि हाँ हम कैसे भी कुछ भी क्या होते पुरानी पार्टी में अगर पुराने घर में जा रहे हैं, ममता दीदी के नेतृत्व हम लड़ाई लड़ेंगे, अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं बना पाएंगे, आप थोड़ा सा समय रुकिए, देखिए बदल रहा है, देश बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो इनका डायलॉग है भाई, आप क्यों ले रहे हैं देश बदल रहा है, ये तो बीजेपी वाले बोलते हैं। अरे देश की मानसिकता आप कहाँ डायलॉग, ये क्या कर रहे हैं आप सांसद ले रहे हैं कि सारे संवाद भी ले रहे हैं इनके? नहीं, देश की मानसिकता भी बदल रही है ना, कि पहले मोदी हर चीज अब चेंज हो रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, हालात देश के क्या होते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब ये महंगाई की चर्चा मत कीजिए, महंगाई पर नहीं है डिबेट। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको मैं पूछता हूं तो मुझे बुरा लगता है और आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सवाल पूछना मजबूरी है। अब बिल्कुल एक साफ ये होना चाहिए कि बंगाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छूट गया है। अब वो शायद वो ये हो कि चुनाव के बाद, आप विधानसभा के चुनाव के बाद कहीं आपने देखा नहीं जिस तरह कार्यकर्ताओं के साथ बहुत निर्मम हिंसा हुई, अमानवीय हिंसा हुई, और उनके जो कहीं अगवानी करने वाले सांसद या विधायक थे उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई कि भाई कुछ भी कर लो देश में, कितना भी सम्मान हो जाए, घर में लौटेंगे तो बहुत मार खाएंगे। और कईयों के संग ऐसा हो गया तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, अपने घर में रहना है, हमें दिल्ली से क्या लेना देना, दिल्ली में क्या कुछ होना है। और आपने कुछ किया नहीं, बाबुल सुप्रियो जब चले गए छोड़ के कि अर्जुन सिंह कोई कुछ कर दें, इतना विरोध कर रहे तो यही सब कुछ हुआ होगा। लेकिन इससे बात सबके सामने निकल के ये आती है कि क्या बीजेपी से भी लोग अवसरवाद से जुड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर नहीं जुड़ रहे हैं? देखिए दोनों टाइप के लोग जुड़े, कुछ राष्ट्रवाद को लेके जुड़े। आपको बताता हूँ कि हमारा जो वहाँ कैडर है संघ का और उसका, उससे जो लोग जुड़े वो आज भी और कभी भी नहीं छोड़ेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और आपने बताया कि कितना मारा, कितना पीटा, क्या और किस तरीके से वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार किया गया और उनके महिलाओं के साथ, और उसके साथ और उसके बाद जो एक रूप निकल के आया टीएमसी का, उसने बड़ा खौफनाक रूप था। और कई बार ऐसा मैसेज भी आया कि एक बार क्यों नहीं यहाँ पर हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। फिर भी एक जीती हुई सरकार जिसने काफी हद तक जीता हो, उसको इस तरीके से इल्जाम लगाना, और इल्जाम लगा दो उस पर राष्ट्रपति शासन लगाना थोड़ा सा वो है, मतलब अनडेमोक्रेटिक है। और हमने फिर सीबीआई और इस तरह से गलत मैसेज जाएगा, सीबीआई वगैरह का तो दुरुपयोग ठीक है, लेकिन ये गलत मैसेज चला जाएगा देश में, ये लगा दुरुपयोग नहीं है सीबीआई का आज भी। नहीं, ये विपक्ष आरोप लगाता है, कोई दुरुपयोग नहीं, वो तो वो केस जी उनको लगाने दो। आज ममता बनर्जी की दिल्ली में किस तरीके की इमेज है, या भारत के किसी और कोने पर, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम हो सकता है कि आज हम वेस्ट बंगाल में थोड़ी संख्या में कम है, पर ऐसा तो नहीं होगा कि ये हमेशा रहेगा। नहीं, संख्या तो खूब है आपकी, संख्या हम तो में दो संख्या में भी थे, संख्या में तो खूब है, दो संख्या में भी थे जब, तब भी हमने अपनी राष्ट्रवादिता को और अपने जो मन में जो सपना बुना हुआ था उसके लिए लड़ते रहे। मैं आपको बता दूं, संख्या तो खूब है आपकी, 78,000 से ज्यादा बूथ हैं, एक बूथ पे 10 यूथ हैं, ऐसे करके 7,80,000 कार्यकर्ता तो वैसे ही हैं, 77 विधायक हैं, 18 ज्यादा सांसद हैं, अभी कम हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद आप क्या प्रतिरोध नहीं कर पा रहे बंगाल में, ये कमी मुझे दिख रही है। प्रतिरोध वहाँ गुंडों के साथ है, मारामारी है, तो अहिंसा से कोई भी प्रतिरोध करता है, आप इसको समझो ना, क्या है लॉ एंड ऑर्डर। एक खाली पार्टी के अगेंस्ट में लोग बैठे हैं, तो आप तो बलिदान देना जानते हैं, आप तो सत्याग्रह करना जानते हैं, आप तो हो जाएगा, बिल्कुल उसकी हत्या हो जाएगी, वो व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन देश के सामने तो बात आएगी ना। उनको बीजेपी हेडक्वार्टर में मिली, वो दिल्ली की रहने वाली थी और बार बार निर्मला सीतारमण जी बैठी थी, उनको पेपर लेके आ रही थी कि मेरी पिताजी वहां पर कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनकी हत्या हो जाएगी। मैं उस लड़की की नहीं तो बार बार बात सुन रहा था, तो निर्मला जी ने कहा कि आपको यदि हम वहां पर, ये देखिए शुभेंदु जी, आप शुभेंदु जी आप बहुत परिपक्व और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं क्या समझूं, क्या बंगाल पर नियंत्रण नहीं है फिर केंद्र का?
ये तो बहुत आप तो रहा हूँ, जब जब वहां पर वेस्ट बंगाल में असुरों का राज्य हो जाए और टीएमसी और कांग्रेस में जो लोग थे और जो लेफ्ट में गुंडे लोग थे वो सब टीएमसी में इकट्ठा हो जाएं, तो ये हो सकता है कि किसी समय पर असुर भारी हो जाएं। नहीं पर असुरों का इतने ये बड़े भारीपन ज्यादा समय नहीं इतने चलता है। महान पुरुषार्थ की पार्टी और आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं ये कह तो मेरे रहा समझ से हूं, बाहर है। देखिए समझ से बाहर है भाई। कि आज शुभेंदु जी ये असुरों बिल्कुल का समझ से बाहर है। वेस्ट इतने बंगाल महान में- पुरुषार्थ की पार्टी आप कैसी बात कर रहे हैं? तो रहा हूं, आपको लगता है कि यहाँ से सब लोगों को भेज के वहां पर गृह युद्ध करा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसी आपको स्थिति है वहां वहां पर सत्याग्रह करना चाहिए आज- भाई। आज क्यों यदि- आपने वहां पे 77 जी, आप जब अच्छे विधायक पत्रकार जिताए हो। तो आपको करना चाहिए बात कि क्यों आपके विधायकों आप को अच्छे- या क्यों आपके देखो, कार्यकर्ताओं को वहां पर निर्ममता से मारा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज आप तो अच्छे कार्यकर्ता हो, पूरे भारत में यदि सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और राजनीतिक विघटनता निकाली जाती है तो वो वेस्ट बंगाल में है, सबको मालूम है। नहीं देखिए, मैं हम बहुत इसका विरोध कर रहे हैं। आप प्रबुद्ध हैं, परिपक्व हैं और आप जानते हैं, अनुभवी हैं, लेकिन आप निर्बलता से कैसे बयान दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इसका जवाब लेता हूँ इसका। पीयूष पंत जी, देखिए इतने बड़े पुरुषार्थ की पार्टी और वहाँ पर खूब लोगों ने सहयोग दिया है भाई। 77 विधायक जिताना कम बात है, बताइए आप। डर के खिलाफ इतना जीतना चाहा, तो अब उस डर से अगर बीजेपी नहीं लड़ पा रही है तो ये किसकी निर्बलता माने? नहीं, ये निश्चित रूप से बीजेपी की असफलता है, देखिए, और इनकी बंगाल यूनिट की असफलता है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की असफलता है। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, ये हालांकि दावा कर रहे थे कि सत्ता में आने की, लेकिन फिर भी जो है, जो पार्टी जिसके पास 2 एमएलए थे वो 77 एमएलए उनको जीत के आते हैं तो एक बड़ी बात है। तो इसके लिए इनको वहां पे रह के काम करना चाहिए था, संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। इनकी जगह जो है, भाजपा की जगह वहां पे जो है बैटिंग कौन कर रहे हैं? वहां के गवर्नर कर रहे हैं लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ। वो अपनी आवाज बताइए, उठाए ये भी एक खूब किया हुआ है, बताइए, ये भी बहुत एक हमारे आदित्य सा है पूरा। वो बाबुल सुप्रियो को शपथ ही नहीं लेने दी, बाबुल सुप्रियो को शपथ ही नहीं दिलवाई। वो विमान बनर्जी के पास चले गए मिलने, उन्होंने कहा आप शपथ ही नहीं दिलवाएंगे, कर लो, चल लो विमान बनर्जी से मिल लो आप किसी से भी। जी जी जी, यही देखिए ये। और एक बात और मैं बताऊं चंद्रशेखर जी की, देखिए एक मोहभंग लोगों का मुझे लगता है होना शुरू हो गया। अगर आप देखिए कि अभी जो सांसद का उपचुनाव हुआ जिसमें जो है कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के कैंडिडेट थे, उसमें जो है सीपीएम की जो वो यंग एक युवा कैंडिडेट थी, उसने वो 2nd प्लेस में आई और अच्छी टक्कर दी उन्होंने वहां पे जो है इसको। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब लग रहा है कि फिर जो है लेफ्ट की तरफ जो है थोड़ा बहुत झुकाव अगर होता है तो फिर समझ लीजिए आप कि वो रिवाइवल होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वहां पे अपनी जड़ें जमाना। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल एक बयान आया था कि इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 1-2 लोग तो आते जाते रहते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के सांसद के आने जाने को भी लिया जाए कि इतनी बड़ी पार्टी 1-2 लोग आते जाते रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? सुमित मेहरोत्रा जी, क्या आपको भी क्या फ़र्क पड़ रहा है अर्जुन सिंह के आने से, बताइए ज़रा। कहाँ कहाँ आपकी विजय हो रही है या कहाँ कहाँ मनोबल तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं बीजेपी का या बाकी के सांसद विधायकों का? और ये मनोबल को तोड़ने से क्या आप कहाँ दिल्ली तक पहुँच जाएंगे? आप सांसदों को तो तोड़ रहे हैं लेकिन दिल्ली में पहुंचना बहुत मुश्किल है। बंगाल के बाहर कुछ आपका है नहीं। हम मानते हैं कि लड़ाई लंबी है, कि संगठन हमारा अभी आप कह रहे हैं लंबी नहीं है, 300-400-500 साल की लड़ाई है अगर आप देखेंगे अपने हिसाब से तो, ठीक है। भाई, पर आने वाला समय है, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से लोग गुणगान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोग कहना चालू कर देंगे कि हमने ऐसी पार्टी को वोट करा कि जिसने आज हमारे सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं देश के अंदर, महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजों को ला करके लोग रख दिया इन्होंने। और केवल एक बंगाल का नहीं, आज जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ एमपीज बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एमएलए बढ़ रहे हैं, उस तरीके से हमारी पार्टी स्ट्रांग हो रही है। हम नहीं कहते हमारी कोई एक क्षेत्रीय दल है, आज राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। सही, हम लोग
आसाम भी गए लड़ने, गोवा भी गए लड़ने। वो अलग की बात है कि वहाँ पे जनता ने हमें स्वीकार नहीं करा, पर आने वाले समय में जनता हमें स्वीकार करेगी। और पहले लोकसभा में हम देखिए विपक्ष में है, विपक्ष मजबूत होकर के लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा। ये तो आपने बड़ा एक सधा हुआ सा बयान दे दिया, कड़ी टक्कर देगा, लंबी लड़ाई है। लड़ाई तो आप जानते ही हैं, खूब लड़ना। पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं, परगना में बम मिल रहे हैं, कहाँ बम मिल रहे हैं, और फूल कहीं मिलते हैं तो उनको आप बम में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए गुणगान तो खूब हो रहा है आपका। कोई इमरान ने भी कहा कि भारत में देखिए क्या हो रहा है, तो मरियम नवाज ने कहा कि चले जाइए भारत में। गुणगान तो खूब हो रहा है, लेकिन इस गुणगान के बीच में ये भी है कि ये जो सवाल और ये जो प्रश्न चिन्ह कहीं आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं, इनको बंगाल के परिप्रेक्ष्य में रोकना बहुत आवश्यक है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये आना जाने का सिलसिला बंगाल में चलता रहेगा या इस पर कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा? अब पुरुषार्थवादी मेरे को सवाल, पुरुषार्थवादी जवाब आप। ये देखिए, जो बंगाल की स्थिति है, हाँ, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करना आपको और हमको सही नहीं होगा। कारण क्या है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग लोकल राजनीति करते हुए आए, उन्होंने एक चीज तो देखी कि टीएमसी आगे, आपने भी कहा कि अगले 4-5 साल 100 साल लगेंगे उनको बंगाल से बाहर निकलने के लिए और एक सरकार बनाने के लिए। अभी ये कह रहे थे विपक्ष में मिल के लड़ेंगे, कांग्रेस इनको खड़े नहीं होने देता, ये कांग्रेस को खड़े नहीं होने देते। कोई मिल के तो नहीं लड़ विपक्ष की तो बात हो ही गई। हाँ, ये आपस में ही लड़ लेंगे, मिलके तो क्या लड़ेंगे, लड़ लेंगे। यही तो आपके लिए फायदा है सबसे बड़ा। विपक्ष मिलके नहीं लड़ रहा, आपस में लड़ रहा है। अब इनका जो पूरा कंसंट्रेशन है ममता जी का, उनको सब का पूरा प्रेशर वेस्ट बंगाल के ऊपर है। और वो जो लोग कांग्रेस और जो लेफ्ट बिल्कुल खत्म हो गया वहां पर, एक भी सीटें नहीं है। आप सोचो लेफ्ट कितने साल, मेरे को यदि मोटा याद हो तो लगभग 25-30 साल तो उन्होंने सरकार चलाई होगी, जिसको सर्वे करने के लिए प्रमोद महाजन जी गए थे, आप बता रहे हैं। और वहां पर वो पूरा कैडर इस समय पर, जो गुंडों का कैडर कहती थी ममता जी खुद घूम कर कि ये सब गुंडे हैं, वो सब टीएमसी में ज्वाइन कर गए। कांग्रेस अपने आप में पूरे एक डूबती हुई नाव है पूरे भारत पे, तो उसमें जो बच्चे कुछ लोग थे वो भी ममता जी चले गए। अब क्या हो रहा है, जितने जब अच्छा, आपको थोड़े पता है भाटपारा से किससे विधायक रहे थे 4 बार, ये थोड़ी पता है आपको? कौन? जो अर्जुन सिंह छोड़ के गए हैं, भाटपारा से किससे विधायक रहे थे 4 बार, ये तो पता। तो मैं एक बार आता हूँ, मैं उसी बात आपने कहा ना टीएमसी के गुंडे होता है, शुभेंदु अधिकारी ये सब टीएमसी में ही थे सब। ये तो टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, गुंडे कहते रहेंगे। ये सब टीएमसी में थे। आप सब लोग देखो, मुकुल राय, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, आप वहाँ की स्थितियाँ ठीक कर दो, फिर देखो कैसे लोग ठीक से रहते हैं, आपकी गुंडागर्दी कम हो जाए ना। नहीं, स्थिति तो आप चेक करोगे ना सर। आप ये विपक्ष की भाषा कैसे बोल रहे हैं? सुन तो लो, सरकार में आप हैं सर। विपक्ष की बातें नहीं बोल रहा, मैं वेस्ट बंगाल में विपक्ष में ही हूँ। नहीं, देश में आप सत्ता में हैं। तो हमने चुनाव जीता ना, एक जगह एक आदमी ने भी पत्थर नहीं मारा। इनके जीतने के बाद बंगाल देश का ही तो हिस्सा है सर। बंगाल में अगर कुछ गलत होगा तो कौन जिम्मेदार होगा बताइए? लोग तो यही कहेंगे ना, गलत होगा तो भैया आप ही के ऊपर उठेंगी ना उंगलियां। तो सब गलती हमारी है। हाँ, हमारी ही गलती है। हाँ, सब गलती यदि हमारी ही है, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन एक लगा तो देते। जगदीप धनखड़ वाली गलती यही कहते कि आपने क्या गलती कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम फिर से खड़े होंगे, हम फिर से लड़ रहे हैं इनसे। इस बीच में जो लालची लोग हैं आएंगे जाएंगे, जिस दिन उनको लगने लगेगा कि हमारी पार्टी में फिर जीतने की स्थिति में आ गई है और बंगाल में सरकार बना सकती है, तो फिर आ जाएंगे। आप क्यों ले लेंगे फिर विचारधारा से नहीं ऐसे लोभी और लालची और अमर्यादित और विचारधारा से बिल्कुल कैसे पता लगेगा? आपको कैसे पता लगेगा? कौन सा ऐसा लिटमस स्टेटस? नहीं, ये तो देखिए, आप दरवाजे खोल के रखेंगे तो सारे लोग आएंगे उसमें अंदर, सभी लोग आएंगे। दरवाजा जब 24 घंटे 7 दिन दरवाजा खुला रहेगा तो सभी तरह के लोग आएंगे उसमें। दरवाजे की एक मर्यादा होनी चाहिए कि ड्योढ़ी पार करने से पहले ये तय किया जाए कि उसमें किस विचारधारा का व्यक्ति आएगा, किस सिद्धांत का व्यक्ति आएगा। ये तो पहले भी होता था सर बीजेपी में, आजकल ये तो पहले भी होता था सर बीजेपी में।
पत्थर में नहीं लिखा है। चलिए चलिए, मैं आऊंगा आपके पास, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब बीजेपी से अपेक्षित है बंगाल को लेकर, जो कहीं ना कहीं हर एक कार्यकर्ता इस इंतजार में है कि जो अगर स्पष्ट जवाब आए तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल, देखिए मनोबल भाजपा के कार्यकर्ता का बंगाल में गिर रहा है, और इस मनोबल को गिरने से कौन रोकेगा बताइए आप? आपके अलावा तो कोई रोक नहीं सकता। और ममता बनर्जी के आप ऊपर लाख आरोप लगाइए, वो उसको और तोड़ेंगी। और ये सबसे बड़ा गलत दाव साबित हुआ है कि जगदीप धनखड़ को आप सोच रहे हैं कि वो रोक लें मनोबल टूटने से, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमने अपने संघ की एक बड़ी टीम लगाई है, तो कहाँ है वो बिल्कुल टीम? जमीनी स्तर पे काम, जमीनी संघ को आपको दिखता नहीं है, स्टेटमेंट नहीं देता, वो संघ अंदर अंदर काम करता है। और हम बहुत समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं, और शिव प्रकाश जी से लेके बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो इस चीजों को देख रहे हैं। हम अपने आप खड़े होंगे, जब हम अपने लोग, अपनी विचारधारा के लोग खड़े होके आगे आएंगे तो हम इनसे संघर्ष कर पाएंगे। हमारे पास ये लोग कि हम बड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उससे लोग उनको छोड़ के आएंगे। आप बताइए ना, अर्जुन जी सिंह कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, सांसद बनाया गया, उनको सम्मान हुआ, उनका मंत्री नहीं बनाया तो बाबुल सुप्रियो चले गए। ये क्या है? लालच नहीं है क्या? और यदि लालच है नहीं, ये कैसे तो पैदा हुआ? ये पैदा कैसे हुआ? उस पार्टी में रह के जिसमें राष्ट्रवाद की बातें होती हो, विचारधारा की बात करते हो, उसमें रह के ये लालच रह कैसे पाया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भैया देखिए, ये सब लोग, मैं बार बार कहता हूँ, ये सब लोग हमारे पास टेम्परेरी अवसरवादिता के कारण आए थे। जो लोग राष्ट्रवादिता के कारण है, आज भी हैं, और आज भी कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर है। बड़े बड़े लोगों को हमने जोड़ा। और तीसरी चीज जो आपको कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस के लोग आते हैं या जिनकी नैया डूबने वाली है, वो देखते हैं कि यार कौन सा बड़ा स्टीमर, अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग जहाज खड़ा हुआ। अच्छा, बुरा लगता होगा वैसे कांग्रेस के लोगों को ये बात जब आप कहते होंगे, भाजपा के प्रवक्ता, कि ये तो नाव डूबने वाली थी इसलिए आए हैं, तो सुनते तो होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, इनको बुरा तो लगता ही होगा ये बात। बुरा हमको भी लगता है जब आप ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ सहारा नहीं दे पाते। बुरा हमको भी लगता है। अरे सर, सवाल बताइए शुभेंदु जी, मैं सवाल किससे पूछूं आप बताइए? पीयूष पंत भाजपा के कार्यकर्ता है नहीं, मैं सवाल किससे पूछूं बताइए? आप देश में सरकार आप चला रहे हैं, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी आपकी है, और 77 विधायक आपको पश्चिम बंगाल ने 77 विधायक आपको जीत के भेजे हैं, जिता के भेजे हैं। आप सवाल किससे पूछे बताइए आप? बुरा तो हमको भी लगता है। हाँ, और लगना चाहिए आपको बुरा, आपको बुरा लगना चाहिए भाई, किसको लगेगा बुरा? और वहाँ की चीफ मिनिस्टर बैठी सो रही है। हाँ, बुरा तो लग रहा है। हाँ, ये बुरा लगने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया है आपके ऊपर बंगाल में। बुरा नहीं लगता है तो हमारी राष्ट्रवाद की जो हम लोग बातें करते हैं वो गलत सिद्ध होगी। नहीं, बुरा लगना चाहिए आपको, और आपको इसलिए बुरा लगना चाहिए, आप पे लाखों लोगों ने भरोसा किया पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनको सहारा नहीं मिल पा रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है, तो बुरा क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए। उनको लग रहा है तो आपको भी लगना चाहिए भाई। देने को तैयार है। आप बताओ ना, आप अभी यहाँ पे चैनल पे तय कर दो कि हम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें। नहीं, राष्ट्रपति शासन क्यों? लोकतांत्रिक तरीके से हल निकालिए। क्या लगा? फिर क्या करें? आप बताइए। जो अमित शाह ने कहा वही कीजिए। अमित शाह ने क्या कहा? 18 करोड़ लोगों को। अरे भाई, राजनीति के चाणक्य भाजपा के सर्वोच्च नेता अमित शाह ने क्या कहा कि जब तक स्थानीय इकाइयां मजबूत नहीं होंगी, जब तक लड़ाई के लिए सांसद विधायक मजबूत नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई कमजोर रहेगी। तो वो लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वही लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वो लड़ाई किशोर जी खड़ी हो जाएगी। जिन्होंने भी रेप किया है, जिन्होंने भी हत्याएं करी हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। वेस्ट बंगाल हो चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये मैं आपके चैनल पे कहता हूँ। याद रखेंगे कि आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करी थी, और ममता बनर्जी हंस रही थी, लोगों का घर जला दिया था। याद रखेंगे। और मल्होत्रा जी, हमारा मैसेज दे भी देना, छोड़ेंगे नहीं। सुमित मल्होत्रा जी, सुन लीजिए। हमें मालूम है आप जो कर रहे हैं ना, ये तो बीजेपी करे ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर आपकी सजा तय होगी। बताइए।
त्रिशूल भाई देखिए, जिस तरीके से अभी ये कह रहे हैं कि हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं, यही चीज दिखाती है कि कितने प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी भाषा शैली क्या है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। इन्हीं लोगों ने जब वेस्ट बंगाल के अंदर रिजल्ट आने को था तो इन्हीं लोगों ने कहा था वहां पे कि टीएमसी के गुंडों को सर झुकाने की जगह नहीं मिले। और आपने वो छतों में आग लगा दी, क्या कर दिया आपने भाई? आपने भी अमानवीय चेहरा दिखाया। आपने कौन सा मानवता का चेहरा दिखाया? आपने जिस तरह लोगों को मारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा, ये आपके लिए भी ठीक नहीं था। और ये तो नागरिक के लिए सबसे बड़ा दंड है भाई, सबसे बड़ा दंड है नागरिक के लिए कि अगर वो किसी विचारधारा को आत्मसात करके अपनी जान दे रहा है तो। त्रिशूल भाई, इन्हीं लोगों की भाषाओं ने, भाषा शैलियों ने दंगा भड़काया था वहाँ पे। जिस तरीके से उग्र हुए वहाँ की जनता ने सबक सिखाया। हमारे किसी लोगों ने कुछ नहीं करा है, इन्हीं लोगों को जनता ने। अरे बेकार की बात आप कर रहे हैं। आप देखिए ये ऐसे बयान मत दीजिए आप। धमका रहे हैं त्रिशूल भाई, अभी भी ऑन चैनल ये धमकाने का काम कर रहे हैं। अरे ये आप यही ये धमकियों में फंसे हुए। मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष पंत जी, क्या लगता है आपको कि भारतीय राजनीति का ये निर्बल चेहरा है, मर्यादित चेहरा है, या बड़ा पुरुषार्थवादी चेहरा है, या असहाय चेहरा है? कैसा चेहरा है भारतीय राजनीति का? देखिए, ये एक राजनीति का गुंडागिरी वाला चेहरा है जिसे मैं कहूँगा। बिल्कुल जिस तरह से जो है कि आप जो है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं और जिस तरह से आप एक तरह की आप जरिए थ्रेट देने लगते हैं कि हम सबको देख लिया जाएगा, ये गोली मारो, इस तरह की जो भाषा जब इस्तेमाल होने लगती है राजनीति में, तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह के तत्व जो है राजनीति में प्रशय उनको मिलने लगा है। नहीं पीड़ा है दरअसल, ये शुभेंदु शेखर अवस्थी जी पीड़ा से बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन है, जब आप जो है कि जीत हासिल नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की भाषा आप आक्रामक होने लगते हैं। और वही हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर 2014 के बाद जब से केंद्र में आई है और विभिन्न राज्यों में आई है, तो ये संस्कार दिया है इस देश को, इस देश की राजनीति को, कि भाषा की जो गिरावट आई है, जो आक्रामकता भाषा का इन्होंने दिखाई है, और वो जो आक्रामकता है वो एक ऐसी आक्रामकता है जो वीरता वाली नहीं है, वो एक गुंडागर्दी वाली आक्रामकता है कि तुम्हें देख लिया जाएगा, बता देंगे, निपटा देंगे, गोली मारो, इस तरह का जो लेकिन नहीं निपट पा रहे ना। वहाँ तो खेल अलग ही हो रहा है भाई, वहाँ खेल अलग हो रहा है। पीयूष पंत जी, समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, पीयूष पंत जी, सुमित मेहरोत्रा जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा, 18 करोड़ कार्यकर्ताओं से ज़्यादा होने का दावा, लेकिन कहीं ना कहीं बंगाल में वो नब्ज बीजेपी टटोल नहीं पा रही है, जिसको कहीं उस नब्ज को जान ले कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है। और इसमें शायद अभी बीजेपी को वक्त लगेगा, और यही वक्त टीएमसी के लिए स्वर्णिम है, और टीएमसी उसका खूब फायदा उठा रही है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़।